A circular coil of 100 tons with cross-section area of 1 meter square is kept with a plane perpendicular to the magnetic field B of 1 Tesla. What is the magnetic flux linkage with the coil? So यहाँ पर हमें दिया जा रहा है एक कॉइल जिसके अंदर 100 टन्स हैं. सो 100 टन्स होने का मतलब हम पहली बात समझ सकते हैं दैट इज n विच इज काउंट इज 100. ओके, सो 100 टन्स हो गए हमारे, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरीके से होगी और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं एंड दैट एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. सो एरिया हमें दे दी गई 1 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, इट इज केप्ड विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये जो हमारी एरिया है वो रखी गई है ऐसे प्लेन में जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को. सो ये मान लेते हैं ऐसा प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री. समझ में आ रहा है, 90 डिग्री होगा. सो परपेंडिकुलर होगी यानी फील्ड ऊपर है और एरिया ऐसा हॉरिजॉन्टल, तभी इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री. सो और उस फील्ड की वैल्यू देकर के रखी है b विच इज 1 टेस्ला. देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल? क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल? सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा फाई कैसे मिलता है हमें, बी ए से मिलता है. फाई इज गिवन बाय फील्ड इनटू एरिया, बराबर है. सो बट इन दिस केस देयर आर नॉट ओनली 1 टन, देयर इज मोर देन 1 टन, 100 टन्स. सो नाउ फाई विल बी इक्वल्स टू एन बी ए. ओके, सो फाई क्या हो जाएगा, एन कितना है 100, बी कितना है यहाँ पर, फील्ड कितनी है 1 टेस्ला. ओके, इनटू एरिया कितनी है यहाँ पर, एरिया ओके एरिया भी हमें दी गई है 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1. सो फाइनली हमें फाई जाके मिल रहा है 100 इंटू 1 इंटू 1 100. सो आपको पता होगा फील्ड का यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई का यूनिट क्या मिलेगा, जस्ट वेबर. सो यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट क्या मिला है, 100 वेबर. सेकेंड क्वेश्चन में हमें अ कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v और इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF? सो ऐसा केस जिसमें एक मूविंग रॉड परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, EMF. एंड दैट EMF इज गिवन बाय, नोटिस कर दो, देखो ये रॉड है मान लेते हैं और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पर और फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो हम बोल सकते हैं ये रॉड इस फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. और जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा. ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये रॉड मूव कर रहा है. तो हमें हमारे पास इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है इस केस के लिए. इंड्यूस्ड EMF जिसको हमने डिराइव भी किया है, अगर परपेंडिकुलर मूवमेंट होगी देन इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय BLV, क्योंकि ये लीनियर केस है, ठीक है, ये लीनियर केस है तो क्या होगा BLV. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा A, BLV. लास्ट टाइम ये हमारा 100 वेबर था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टू इंडक्टर कॉइल्स विथ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी दी गई हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स, ये पूछ रहे हैं हमें. सो टू इंडक्टेंस इन सीरीज का मतलब होगा इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है. ये इंडक्टर 1 L1 बोल देता हूँ एंड सिमिलरली ये इंडक्टर 2 L2. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल जो इंडक्टेंस होगा वो सीरीज का इंडक्टेंस जो होता है दैट इज L1 प्लस L2 डॉट 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 Ln. मतलब अगर सीरीज में है तो आपको सिंपली ऐड करना होगा, जस्ट लाइक रेजिस्टर में जैसा हम करते हैं वैसे ही. इन द सेम वे अगर ये पैरेलल होते हैं इस तरीके से, ये पैरेलल कंडीशन हो गई भी यहाँ पर क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड है. सो इन पैरेलल केस जैसे पैरेलल कंडीशन का फॉर्मूला होता था 1/LP, जैसे 1/RP 1/LP इक्वल्स टू 1/R1, लेकिन हमारा कौन है, हमारा तो L1 और L2 है ना, तो 1/L1 प्लस 1/L2. तो ये हो जाएगा हमारे पैरेलल का केस, ये हो जाएगा सीरीज का केस. ओके, सो पैरेलल का केस और सीरीज के केस में इस तरीके से फॉर्मूले आएंगे. इन द प्रेजेंट न्यूमेरिकल हमें कौन सा कनेक्शन देकर के रखा है उन्होंने, सीरीज का. तो ये होगी सीरीज का कनेक्शन का डायग्राम.
उसका फॉर्मूला हम इसी को यूज करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे L1 और L2 की वैल्यू देकर के रखी है, इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी। सो L1 की वैल्यू है 10 मिली हेनरी एंड L2 की वैल्यू है 20 मिली हेनरी। दोनों को कंबाइन करेंगे, देन Ls क्या होगा, L1 प्लस L2 बराबर है। सो L1 प्लस L2 होगा, दैट Ls विल बी इक्वल्स टू L1 कितना 10, L2 कितना 20। सो Ls क्या होगा 10 प्लस 20 30 बराबर है 30 मिली हेनरी। क्यों मिली हेनरी, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी मिली हेनरी में है ना, यहाँ पर ये भी मिली हेनरी, ये भी मिली हेनरी, तो आंसर भी इसमें होगा मिली हेनरी। सो 30 मिली हेनरी, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। तो हमें यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है, इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस L दिया जा रहा है, दैट इज 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, ओके। और सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी इन विच करंट इज इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर। करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। I इज रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर के 1 एम्पियर तक, करेक्ट है। इन टाइम, उसका टाइम पीरियड भी देके रखा है 0.1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे चेंज इन करंट की वैल्यू भी देख सकता हूँ। चेंज इन करंट डेल आई की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0 विच विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। टाइम भी 0.18 सेकेंड लेगा उसके लिए। देन व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय, आपको फॉर्मूला मालूम होगा क्या है यहाँ पर, एल डी आई बाई डी टी बराबर है चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो L, क्योंकि D डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं दिया उन्होंने, एवरेज रेंज दी है, तो मैं इसी को डेल आई बाई डेल टी में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड L की वैल्यू कितनी देकर के रखी उन्होंने 10 मिली हेनरी दिया ना उन्होंने, तो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो हो गया हमारा हेनरी। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी इंटू करंट, चेंज इन करंट कहाँ से कहाँ तक, डेल आई की वैल्यू क्या मिली 1 माइनस 0 दैट इज 1 अपॉन डेल टी कितना दिया उन्होंने 1 सेकेंड ना, यहाँ पे 0 टाइम कितना दिया था उन्होंने हमको 0.1 सेकेंड दिया ना, यहाँ पे 0.1 सेकेंड। सो 0 डिवाइड बाई 0.1, सो इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, इसको ऊपर और नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका पॉइंट है ना, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 10 इंटू 0.1 का आंसर 1 आ जाएगा, बराबर है। इन दैट केस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। इसी को अगर सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को अगर सॉल्व, एक काम करता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड, इसी को मैं अगर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 एंड -1 10 रेज टू -1 का मतलब होता है 1/10 यानी कितना 0.1 वोल्ट, क्योंकि ये ईएमएफ है तो 0.1 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए डी आई बाई डी टी, तब जाकर के आप यहाँ पर आराम से उसके अंदर होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल पाएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी। तो यहाँ पे सवाल उन्होंने इंडक्टर की एनर्जी पर उठाया है, उन्होंने एनर्जी रिक्वायर्ड लगेगी किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, ताकि उसके अंदर बिल्ड कर सके हम लोग 1 एम्पियर का करंट। ओके, सो इन इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय, ये इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एनर्जी इंडक्टर की केस में एनर्जी जो स्टोर की जाती है दैट इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए। इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर की जाती है दैट इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। ऑन दैट बेसिस अगर मैं यहाँ पर देखूं E इक्वल्स टू हाफ इनटू इंडक्टर, कितना इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, देखो यहाँ पे देख करके रखा है उन्होंने। सो इंडक्टेंस की अगर मैं वैल्यू लिखने जाऊँ दैट इज 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी, यहाँ पे 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आ जाएगा। इंटू करंट, करंट कितना है 1 एम्पियर दैट इज 1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 2 1 जा और 2 10 जा, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 1 का स्क्वायर, ये भी 1 मल्टीप्लाई हुआ, कोई मतलब नहीं। सो हमें आंसर मिला 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। दिस इज एनर्जी, और एनर्जी किस में होती है हमेशा, जूल्स,
बराबर है। लेकिन हमारे पास 10 × 10⁻³ का कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप नोटिस कर सकते हैं दैट 10⁻³ को हम एक वर्ड लिखते हैं मिली जूल। सो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो उसका आंसर होगा 10 मिली जूल। सो इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। और इसे वीडियो को फिर से एक बार देखना अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो। और ये फॉर्मूले आपको वेल नोन होनी चाहिए, इसके लिए आपको पूरे चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके थ्रू जाके आपको इन फॉर्मूले को याद करना होगा। ओके।